स्वागत है दोस्तों आपका फिर से मैथ्स बाय अभिषेक तिवारी सर यूट्यूब चैनल पर। और इस सीरीज़ में हम एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर रहे हैं और स्पेशली हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन देख रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने 9 अगस्त 2021 में जो क्वेश्चन पेपर आया था शिफ्ट 3 में उसकी एनालिसिस की है। और अगर वो भी आपको देखना है तो लिंक जो है मैं आपको दे दूँगा, वहाँ से आप सारे 25 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे शिफ्ट 2 के क्वेश्चन पेपर्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द एवरेज पास परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन क्लास 10th एग्जामिनेशन इन अ स्कूल इज़ 85% एंड दैट ऑफ बॉयज़ इज़ 83%। ठीक है, आगे लिखा है द एवरेज पास परसेंटेज ऑफ ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स इन दैट स्कूल इज़ 83.7%। आपको निकालना है फाइंड द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन दैट स्कूल। यानी कि एक स्कूल है, ये सिनेरियो को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक स्कूल है, एक स्कूल में गर्ल्स हैं और बॉयज़ हैं। ठीक, कितने हैं इनका नंबर नहीं पता। हम मानेंगे कि कितनी लड़कियां हैं। लेट अस एज्यूम दैट देयर आर 100 एक्स गर्ल्स एंड 100 वाई बॉयज़। ठीक, तो पूरे स्कूल की स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? 100 एक्स प्लस 100 वाई। 100 कॉमन ले लेते हैं, 100 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। 100 टाइम्स एक्स प्लस वाई। ये क्या बता रहा है? टोटल स्कूल में कितने लड़के और लड़कियां हैं। ठीक है, कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे, मन में ऐसा आ रहा होगा कि सर एक्स एंड वाई क्यों नहीं ले सकते। ले सकते हैं, तुम्हारी मर्जी, एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो। लेकिन जब भी ये परसेंटेज वाली चीज़ें आ जाती हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपने एक्स मान लिया तो 0.85 एक्स हो जाएगा लड़कियों की नंबर। तो डेसिमल से ना हमेशा बचना चाहिए। इसीलिए मेरा ये फंडा है कि मैं हमेशा 100 लेता हूँ। 100 एक्स लगा लिया और ये 100 वाई लगा लिया, नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है, दोनों को 100 नहीं मान रहा हूँ क्योंकि आई डोंट नो कि गर्ल्स कितनी हैं, बॉयज़ कितने हैं। इसीलिए एक फैक्टर है एक्स और एक फैक्टर है वाई। जब एक्स और वाई की वैल्यू हमें मिल जाएंगी और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक्चुअल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ पता चलेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने एज्यूम किया कि लड़कियों की स्ट्रेंथ कितनी है, 100 एक्स है, और लड़कों की स्ट्रेंथ 100 वाई है। कलेक्टिवली टोटल स्कूल की स्ट्रेंथ हो जाएगी 100 टाइम्स एक्स प्लस वाई। ठीक, अब इसके आगे बोल रहा है कि 85% लड़कियां पास हो जाती हैं, वो एग्ज़ाम देती हैं 10th का, और इसमें से कितनी लड़कियां पास हो जाती हैं? उनका है 85%। 85 एक्स हो जाएगा ये। देखिए 100 एक्स था, उसका 85% कितना हो जाएगा? 85 एक्स। ठीक, देखिए कितना सिंपल हो गया। वैसे ही जो बॉयज़ हैं उनका पासिंग परसेंटेज कितना है? 83%। तो उसको हम लिख सकते हैं 83 वाई, क्योंकि 100 था, 100 का 83% कितना होगा? 83। साथ में वाई मल्टीप्लाइड है तो वाई को मल्टीप्लाई कर देंगे। इतनी लड़कियां पास हुई और इतने लड़के पास हो गए। ठीक, टोटल कितने लड़के और लड़कियां पास हुए तो इनको ऐड करना पड़ेगा। टोटल कितने पास हुए? टोटल पास कितने हुए? 85x प्लस 83y। ठीक, ये इंडिविजुअली इतनी लड़कियां इतने लड़के दोनों कलेक्टिवली 85x प्लस 83y इतने पास हो गए। आगे बोलता है कि द एवरेज पास परसेंटेज ऑफ ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स। इसका मतलब है कि अभी ना पूरे स्कूल के लड़के लड़कियों को एक साथ जब देखोगे आप, यहाँ पे लिखा ना वर्ड ऑल, ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स कितने हैं स्कूल में? तो ये हम पहले ही निकाल चुके हैं, 100 टाइम्स एक्स प्लस वाई। तो अगर ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स को एक साथ देखते हो तो इसका 83.7% लोग पास किए हैं। इसका मतलब यहाँ पे पास कितना हो जाएगा? 83.7 मल्टीप्लाइड विथ एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो कलेक्टिवली इतने स्टूडेंट कह सकते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ नहीं, दोनों को मिला के मैं स्टूडेंट यूज़ कर रहा हूँ, इतने स्टूडेंट पास किए हैं। ठीक है, अब अगर ठंडे दिमाग से आप सोचेंगे तो ये जो वैल्यू है कि पूरे स्कूल में इतने बच्चे पास हुए हैं
और ये जो वैल्यू है जिसको मैंने एडिशन करके निकाला है कि इतनी लड़कियां पास हुई इतने लड़के पास हुए, दोनों को ऐड किए, तो दोनों तो एक ही चीज़ बता रहे हैं ना। एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे स्कूल का स्ट्रेंथ ले रहा हूँ और वहाँ से कितने बच्चे पास हुए वो ले रहा हूँ, और दूसरी बार मैं क्या कर रहा हूँ, कितनी लड़कियाँ पास हुई टोटल में से, कितने लड़के पास हुए टोटल में से, दोनों को ऐड कर दे रहा हूँ। तो ये दोनों चीज़ें सेम है, इनका नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा 83.7, इसको हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, x प्लस 83.7y इज इक्वल टू 85x प्लस 83y हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये इक्वेशन बना लिए, ये तो मैं आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में जाके बना रहा हूँ, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो फटाफट ये इक्वेशन आ जानी चाहिए। इस इक्वेशन तक अगर आप पहुँच गए तो आधा काम तो आपका यहीं पे ख़त्म हो गया। अब हमको क्या करना है कि x और y के बीच में एक रिलेशन देखना है। तो देखो लाइक टर्म्स को हम पहले सेपरेट कर लेते हैं। तो 85x है, इधर 83.7 है, तो x उधर में ज़्यादा बड़ा है तो उधर हम x को भेज देंगे। 85 माइनस 83.7 होता है 1.3, तो 1.3x हो जाएगा राइट हैंड साइड में, और 83 को हम इधर भेज देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.7y, ठीक है, 0.7y। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y बाई एक्स इक्वल टू 1.3 डिवाइडेड बाई 0.7। ये डेसिमल को हम दोनों से हटा देंगे तो इसको लिख सकते हैं 13/7। तो y बाई एक्स का जो y और x का जो रेशियो है वो है 13/7, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हमें निकालना क्या, फाइंड द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 10th ऑफ दैट स्कूल। तो हमें पता है कि परसेंटेज ऑफ गर्ल्स को मैं, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स क्या होगा, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है स्कूल में डिवाइडेड बाय टोटल बॉय और गर्ल स्कूल में कितने हैं, यानी कि मैं लिख देता हूँ टोटल मल्टीप्लाइड विथ 100%। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके स्कूल में 100 टोटल स्टूडेंट हैं, उसमें 30 लड़कियां हैं, तो 30 बाई टोटल 100 इंटू 100, तो 30% कह सकते हैं कि लड़कियां हैं। तो वैसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स हमने कितना माना है, देखो 100x माना है। टोटल स्कूल की स्ट्रेंथ कितना है, 100 टाइम्स x प्लस वाई, ठीक है, क्योंकि 100y लड़के हैं 100x गर्ल्स हैं, दोनों को ऐड करेंगे 100 कॉमन लेंगे, तो देखो यहाँ निकाले थे 100x प्लस वाई इंटू 100 करना पड़ेगा। तो ये 100 कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ से, तो इसको यहाँ लिख देता हूँ x अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू 100। तो अगर हमें x अपॉन एक्स प्लस वाई की वैल्यू मिल जाए तो उसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मुझे मिल जाएगा कि पूरे स्कूल में लड़कियों का क्या परसेंटेज शेयर है, ठीक है। तो अब हमारे पास x अपॉन एक्स प्लस वाई तो है नहीं, हमारे पास y बाई एक्स है। तो अब हम कैसे करें, तो इसी का हेल्प से, इसी की हेल्प से हम आगे x अपॉन एक्स प्लस वाई निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखिए हमें दिया है y बाई एक्स इक्वल्स 13/7। अब मैं क्या करूँगा, दोनों में मैं 1 को ऐड कर दूंगा, दोनों तरफ कर सकता हूँ, ठीक है। तो x अभी एलसीएम में निकालूंगा तो x आ जाएगा, इधर ऊपर क्या बचेगा y प्लस एक्स इक्वल टू 7 एलसीएम में, ऊपर हो जाएगा 13 प्लस 7। तो 13 प्लस 7 है 20/7। तो देखिए y प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 20/7 आ गया। हमको क्या चाहिए, इसका उल्टा x अपॉन एक्स प्लस वाई चाहिए। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x अपॉन वाई प्लस एक्स, या x प्लस वाई एक ही मतलब है। सो इसका मैंने उल्टा किया, इसको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, तो वैसे ही तो वैसे ही ये चीज़ हो जाएगा 7/20, ये हो गया 7/20। तो देखिए x अपॉन एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमें मिल गई 7/20, तो यहाँ डाल देंगे 7/20 टाइम्स 100। तो 20 से 5 टाइम्स 100 कटता है, 5 टाइम्स 7 इज़ 35। सो 35% इज़ द आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर 4। देखो ये एक्सप्लेन करने गया इसीलिए इतना टाइम लगा इसको और, लेकिन अगर आप ऐसे क्वेश्चंस बनाते रहते हो तो ये सब चीज़ें बस फिंगर टिप्स पे रहेंगी, आप 1 मिनट मैक्सिमम 2 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को
बना सकते हो। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। The number of students enrolled in different streams at senior secondary level in 5 schools is shown in the bar graph। यहाँ पे 5 स्कूल हैं, देखिए स्कूल ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, इसमें देखिए साइंस, ह्यूमैनिटीज़ और वोकेशनल, ये 3 तरह के सब्जेक्ट्स हैं कह लीजिए जो बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इन विच स्कूल इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लीस्ट। अरे ये तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो अगर आप देखेंगे स्कूल ए को, तो उसमें 60 + 70 + 50 निकाल सकते हैं, या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे। 60 जो है वो साइंस लिए हैं, 70 ह्यूमैनिटीज़ और 50 क्या लिए हैं, वोकेशनल। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 + 60 120 + 10 130 + 50 160 हो जाएगा। ऐसे ही बी निकालेंगे तो 78 + 82 + 40 82 है। सो 78 + 82 तो 160 + 40 200 हो जाएगा। अगर सी स्कूल की बात करें तो 45 स्टूडेंट्स + 40 + 35, देखिए ग्राफ पे 45 40 और 35, यहाँ से ऐड करेंगे तो 45 और 35 हो जाएगा 80 + 40 120। ऐसे ही स्कूल डी में देखें तो 40 45 40, सो 40 + 45 + अगेन 40, सो 125 हो जाएगा। वैसे ही ई स्कूल में कितने हैं, 40 35 50, 40 35 और 50, सो ये हो जाएगा 50 + 40 90, 90 + 30 120, 125 हो जाएगा। तो देखिए स्कूल इसमें क्या है, लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किस स्कूल में है पूछा है, सी। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलिस राइट ट्रायंगल। देखिए आइसोसेलिस राइट ट्रायंगल, तो ये एक राइट ट्रायंगल है। आइसोसेलिस मतलब ये जो दो साइड्स हैं इनको लेग्स कहा जाता है, ये इक्वल हैं। ठीक है, तो इसको आप मान लो ए, तो ये भी ए हो जाएगा। और हमको पता है कि अगर ये ए है, ये ए है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा a × √2। लगा के देख लो, a² + a² 2a² हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a², तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा √2 × a। तो इसको मैंने लिखा है a√2। तो एक आइसोसेलिस राइट ट्रायंगल में जो साइड्स होते हैं वो a और a√2 होता है। तो बोला है कि जो पेरीमीटर है वो है कितना, 15 × √2 + 1। सो पेरीमीटर कितना होगा, अगर यहाँ से हम देखें तो a√2 + a मतलब 2a लिख सकता हूँ, और उसकी वैल्यू दी गई है 15 × √2 + 1। ठीक, ये दिया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो एरिया हमें निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, होता है हाफ, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो बेस टाइम्स हाइट, मतलब a × a², या इसको लिख सकते हैं a² / 2। तो उसके लिए हमें a चाहिए, तो a जो है यहाँ से हमें मिलेगा, इस इक्वेशन से मिलेगा। ठीक, तो सबसे पहले a को कॉमन ले लेते हैं दोनों में, तो a कॉमन हो गया, √2 + 2 हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 15 × √2 + 1। अब हम a को एक साइड रख लेंगे तो ये हो जाएगा 15 × √2 + 1 अपॉन √2 + 2। ठीक, ये आ गई हमें a की वैल्यू। अब हमें एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए हमें चाहिए a², तो a² यहीं से निकाल लेते हैं। तो a² विल बी 15 √2 + 1 अपॉन √2 + 2, और ये पूरे का स्क्वायर। ठीक, सो न्यूमरेटर में क्या आएगा, सबसे पहले वो देखते हैं। सो पहले 15 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 15 का स्क्वायर है 225 मल्टीप्लाइड विथ √2 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। सो √2 + 1 को हम a + b होल स्क्वायर की तरह ट्रीट करेंगे, तो ब्रैकेट में लगाऊंगा a² मतलब √2 का स्क्वायर 2 + 2ab मतलब 2 × √2 × 1 हो जाएगा 2 √2
प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। सो न्यूमरेटर में हमने स्क्वायर कर लिया। डिनोमिनेटर की बात करते हैं, यहाँ पे भी हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो होता है a स्क्वायर, मतलब √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस 2ab, 2 टाइम्स √2 टाइम्स 2 मतलब हो जाएगा 4√2 प्लस b स्क्वायर्ड यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब हमें सिंप्लीफाई करना है, जितने भी टर्म्स दिए गए हैं उनको सिंप्लीफाई करना है। सो 2 5 हो जाएगा, अंदर में 2 + 1 3, 3 + 2√2 हो जाएगा न्यूमरेटर में। ठीक है, अभी हमें √2 की वैल्यू वगैरह कुछ नहीं डालनी है, ठीक है, बाद में वो सब देखेंगे। तो यहाँ पे 4 + 2 6 प्लस 4√2। ठीक, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो न्यूमरेटर में जो √2 वाला है, डिनोमिनेटर में जो √2 वाला है, इसमें कुछ रिलेशन दिख रहा है। कैसे? तो 225 टाइम्स 3 + 2√2 यहाँ ऐसे लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो 2 कॉमन लिया जा सकता है। तो 2 अगर मैं कॉमन लूँगा तो अंदर बचेगा 3 + 2√2, और यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये जो √2 वाला जो टर्म है ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा कितना? 225/2। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो 112.5। ये किसकी वैल्यू हमें मिली है? ये a स्क्वायर्ड की। और एरिया हमने क्या देखा था? एरिया होता है a²/2। सो अगर हम a²/2 यहीं पे लिख देते हैं, a² है 112.5, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा। तो ये कितना होना चाहिए? 2 5 टाइम्स 10 6.25, सो 56.25, और यूनिट किस में दिया है? सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर्ड हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, 56.25 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ अ नंबर 645a2879b8 is divisible by both 8 and 9, then the smallest possible value of a and b will be। ठीक है, तो आपको स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, तो स्मॉलेस्ट तो ज़ीरो हो सकता है ना, कोई नंबर में ज़ीरो हो सकता है, लेकिन अगर हम ज़ीरो यहाँ पे b की जगह पे या a की जगह पे रखेंगे तो क्या ये पूरा नंबर जो इतना बड़ा है, इतने सारे डिजिट्स हैं, क्या वो 8 से डिविजिबल होगा या 9 से डिविजिबल होगा? तो अगर आप हिट एंड ट्रायल से करने जाएंगे कि एक बार 0 पुट के करके देखें, फिर 1 पुट करके देखें, तो बहुत टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा आपको डिविजिबिलिटी रूल याद रखना है। डिविजिबिलिटी रूल, अपनी फार्मूला कॉपी निकालिए, जो मैंने फर्स्ट जो है सेशन में बताया था आपको कि एक फार्मूला कॉपी बनाइए और सारे फार्मूले जो है आप उसमें लिख के रखिए जो जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है। ठीक, तो डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि अगर 8 से किसी को डिवाइड करना है, कोई भी नंबर है, ठीक है, उसको अगर 8 से डिवाइड करना है, जैसे फॉर एग्जांपल इसी नंबर को ले लेते हैं, तो अगर 8 से डिवाइड करना है तो इस नंबर के पीछे के केवल 3 डिजिट को आप देखिए, पीछे के केवल 3 डिजिट को देखेंगे। सो 3 डिजिट कौन सा है? 9 है, उसके बाद b है, फिर 8 है। तो अगर ये लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर आगे उसके कुछ भी लिखा हो वो पूरा डिविजिबल होगा 8 से। ठीक है, जैसे आपको नंबर दे दिया है 21576320102, तो आपके लास्ट के 3 डिजिट उठा लीजिए 102। क्या 102 8 से डिविजिबल है? तो 102 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे आप तो 8 यहाँ पे आ जाएगा 22, सो डिविजिबल नहीं है। मतलब ये जो नंबर है ये 8 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर ये 104 होता, लास्ट में 104 होता तो यहाँ 4 हो जाता और यहाँ 24 आता, तो 13 टाइम्स 24। तो अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं तो इसके आगे कितना भी नंबर कुछ भी रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये रूल अगर आप समझ गए तो इसी रूल को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे b की जगह पे हमें क्या करना है? लोएस्ट नंबर लाना है। सो एक नंबर बन सकता है b की जगह पे अगर हम 0 से रिप्लेस करें तो 908 बन सकता है। ठीक है, चेक करेंगे क्या 8 से डिविजिबल है?
तो देखो 8 से डिविजिबिलिटी अगर इसकी हम चेक करें, सो 8 1 टाइम्स, इसको ऐसे लिख लेते हैं 908, वैसे नहीं है लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। 8 यहाँ पे आएगा 1 0, सो फिर यहाँ पे 8, फिर 28, तो 3 आ जाएगा 24, सो रिमाइंडर 4 बच रहा है। मतलब b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अब b की वैल्यू को 1 ले लेते हैं, तो नंबर क्या बन जाएगा 918, और इसको अब 8 से डिवाइड करके देखते हैं। सो 8 1 टाइम्स 8 हो गया, हाथ में बचा 1, यहाँ पे 1 ऊपर से आ गया, फिर अगेन 8, फिर हाथ में इधर आ जाएगा 3 38, 4 टाइम्स होता है 32, सो यहाँ पे 6 आ रहा है हमारा एलसीएम। तो इसका मतलब है b की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती। तो b की वैल्यू 2 रख के देखते हैं, 9 2 8 बना देते हैं इसको, और इसको 8 से डिवाइड करते हैं। 8 1 टाइम्स 8 आया, यहाँ पे 1 बचा 12, फिर अगेन 1, 8 हाथ में बचा इधर 4, फिर 8, फिर 8 6 टाइम्स 48। अब रिमाइंडर कितना आया 0। इसका मतलब है कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ b है वो कितना होगा 2 होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर b इज इक्वल टू 2 हमें मिल गया। ठीक है, तो ऑप्शन 1 तो कट गया, ऑप्शन 2 भी कट गया, और ऑप्शन 3 भी कट गया। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। लेकिन हमको अभी आगे ये भी देखना है, अगर मान लो ऑप्शन में ऑप्शन में यहाँ पे 2 दे दिया होता तब तो आप फंस जाते। ठीक है, तो उसके लिए नेक्स्ट नंबर क्या लिखा है कि वो नंबर 9 से भी डिविजिबल है। तो आपको डिविजिबिलिटी बाई 9 का भी पता होना चाहिए, डिविजिबिलिटी बाई 9 का भी पता होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, ये तो अभी ऑप्शन की वजह से आप जो है जल्दी बना लेंगे, लेकिन कभी फंस सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ, b की वैल्यू 2 आ गई है। ठीक है, तो इसको हम नोट करके रख लेते हैं, b इज इक्वल टू 2। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 9, तो ये भी आप अपनी फार्मूला कॉपी में नोट करके रख लीजिए, डिविजिबिलिटी बाई 9। अगर कोई नंबर दिया है, जैसे कि इतना बड़ा सारा नंबर दिया है, 8 से डिविजिबिलिटी का था कि लास्ट 3 नंबर को आपको पकड़ना है और उसके बाद क्या करना है, देखना है कि क्या वो डिविजिबल है 8 से कि नहीं। 9 के लिए ये रूल है कि आप सारे जितना भी नंबर दिया गया है उसको ऐड करो। मतलब देखिए यहाँ पे 6 प्लस 4 प्लस 5 प्लस a प्लस 2 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 9 प्लस b की जगह पे 2 लिख देते हैं प्लस 8। इस टोटल को ऐड करो। ठीक है, ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा, अगर वो 9 से डिविजिबल है, अगर वो 9 का फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 बचेगा फिर उसमें। ठीक है, तो ऐड करते हैं, 6 प्लस 4 इज़ 10, 10 प्लस 5 इज़ 15, तो 15 यहाँ तक आ गया। 15 a को छोड़ देते हैं क्योंकि a हमें निकालना है। 15 प्लस ये 2 8, 2 प्लस 8 हो जाएगा 10, 25, तो यहाँ तक आ गया 25। 8 प्लस 2 जोड़ेंगे सो ये 10 हो जाएगा, सो 25 प्लस 10 हो जाएगा 35, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो 16, सो 35 प्लस 16 देखेंगे तो 45, 51, तो ये आ रहा है a प्लस 51। ठीक है, तो बोला है कि ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल तब होगा जब इसका टोटल सम 9 से डिविजिबल हो। सो देखिए 51 है, तो उसमें अगर a की वैल्यू 0 ले लेंगे तो 51 तो 9 से डिविजिबल है नहीं, तो a 0 नहीं हो सकता। अच्छा, 0 से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बोला है कि a और b की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, तो स्मॉलेस्ट तो 0 हो सकता है, तो 0 अगर डालेंगे तो 51 रह जाएगा और 9 से डिविजिबल नहीं है। a की जगह पे 1 डालेंगे तो ये 52 हो जाएगा, 52 भी 9 से डिविजिबल नहीं है। a की जगह पे 2 डालेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 51 53, वो भी 9 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन अगर a की जगह पे हम 3 डालते हैं तो 3 प्लस 51 हो जाएगा 54, और 54 9 से डिविजिबल है। तो b की वैल्यू a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, सो b 2 आया है, a 3 आया है, सो ऑप्शन 4 तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा a इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अ स्क्वायर पार्क हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 रेक्टेंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं हम, जब भी क्वेश्चन में जहाँ भी पॉसिबल हो डायग्राम बनाना है। ठीक, तो ये हमारा स्क्वायर पार्क बन गया है, इसका नाम दे देते हैं a b c और d।
स्क्वायर पार्क है तो अगर ये लेंथ को देखें तो हम स्मॉल ए मान सकते हैं, तो ये भी कितना होगा, स्मॉल ए होगा। ठीक है, तो बोल रहा स्मॉल पार्क हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 रेक्टेंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ठीक है, 2 रेक्टेंगल बनाना है तो हम यहाँ से पार्टीशन कर देते हैं, तो ये फर्स्ट रेक्टेंगल हो गया, ये सेकंड रेक्टेंगल हो गया, इसका नाम रख देते हैं एम और एन। तो एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल। अच्छा, इक्वल एरिया मतलब ये कि एम जो है वो इसको 2 इक्वल पार्ट में तोड़ेगा, मतलब ए एम इज इक्वल टू एम बी होना चाहिए, वैसे ही डी एन इज इक्वल टू सी एन होना चाहिए। यहाँ पे 3 लाइंस बना देते हैं। ठीक है, और ये आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ दीज रेक्टेंगल्स इज़ 39, तो अगर किसी एक रेक्टेंगल को पकड़ लें तो उसका पेरीमीटर कितना दिया है, 39। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल चलो मान लो 1 को पकड़ते हैं, रेक्टेंगल 1 को, सो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, dn है ये। ठीक है, हाफ ऑफ टोटल लेंथ dc, a/2 हो गया, और ये m है, ये पॉइंट a है, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। तो ये फर्स्ट वाला रेक्टेंगल है, तो इसका जो पेरीमीटर है वो दिया है 39 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल इज़ 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, मतलब a प्लस a/2 कर सकते हैं, इज इक्वल टू 39। ठीक, सो a प्लस a/2 कितना हो जाएगा, इस 2 को मैं नीचे यहाँ ले आ जाऊँगा, सो 39/2 हो जाएगा। इसको इधर a प्लस a/2 को लिख सकते हैं 3a/2, देखो एलसीएम लेके, अब ये 2 और 2 कट गया, तो a कितना हो जाएगा, 39/3, तो ये हो जाएगा 13। सो a की वैल्यू आ गई 13 मीटर्स। ठीक, अब पूछा क्या है, व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर पार्क। तो स्क्वायर पार्क का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स उसका साइड्स, सो 4 टाइम्स a हो जाएगा, क्योंकि उस स्क्वायर पार्क का जो साइड था हमने a एज्यूम किया था। सो 4 टाइम्स 13, सो 52 मीटर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही ऑफन जो है पूछे जाते हैं एसएससी के एग्ज़ाम में। तो इस क्वेश्चन में दिया है x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल्स 1154, और x जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, तो आपको x प्लस 1/x निकालना है। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, पहले x⁴ से x⁴ में आना है, फिर x⁴ से x⁴ या फिर x में आना है। कैसे आएंगे वो स्टेप बाय स्टेप आप देखिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं +2, तो इधर भी हमें करना पड़ेगा +2। ठीक है, ये +2 क्यों लिख रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। x⁴ को हम लिख सकते हैं x² का स्क्वायर। ठीक, वैसे ही 1/x⁴ को लिख सकते हैं 1/x² का स्क्वायर। तो ये हो गया a² प्लस b² प्लस 2 टाइम्स a यानी कि x² टाइम्स b यानी कि 1/x²। ये LHS में हो गया। बेसिकली ये x² और ये x² कैंसिल होकर आपको फाइनली 2 ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन हम 2 को इस तरह से लिख रहे हैं ताकि ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आ जाए, और हम LHS में जो वैल्यू है उसको हम x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर लिख सकें। ठीक है, तो RHS में 1154 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 1156 हो जाएगा। हाँ, तो 1156 आ गया। ठीक, यहाँ से हम क्या करेंगे, जो स्क्वायर है उसको स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमें मिल जाएगा x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1156। सो 30 का होता है 900 और 35 का होता है 1225, तो ये 34 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 34 का स्क्वायर होता है 1156। तो अब हमें मिल गया x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 34। तो देखिए पहले x⁴ प्लस 1/x⁴ था, उसको हम एक स्टेप नीचे लेके गए तो x² प्लस 1/x² आ गया। अब एग्जैक्टली यही चीज़ फिर से करने वाले हैं +2 दोनों तरफ करके, तो हमें x प्लस 1/x मिल जाएगा। सो देखिए x²
प्लस 1/x² इज इक्वल टू 34 था। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड 2 ऐड कर लेंगे, सो +2 एंड +2। इसको हम x² को हम ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं 1/x² प्लस 2 टाइम्स AB यानी कि x अपॉन 1/x। सो LHS में ये क्या फॉर्म ले लिया, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। और RHS में कितना आएगा, 34 प्लस 2 36। ये कितना हो गया 36। तो यहाँ से आप x प्लस 1/x को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 36, जो कि हो जाएगा प्लस माइनस 6 होता है बेसिकली, लेकिन हम यहाँ पे 6 लेंगे। रीज़न बीइंग, पहले तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर 3 में 6 है, और दूसरा यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि x इज़ ग्रेटर दैन 0, x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो इस तरह से हम देखिए x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 की वैल्यू दी गई थी, वहाँ से x प्लस 1/x की वैल्यू तक पहुँच गए। शिफ्ट 3 में जस्ट इसका उल्टा दिया था, यानी कि x प्लस 1/x की वैल्यू दी गई थी और उसमें हमें x पावर 8 प्लस 1/x पावर 8 समथिंग कुछ ऐसा क्वेश्चन था। आप चाहें तो मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके शिफ्ट 3 वाला क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 6। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें बोल रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 5 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इज हाफ द कंपाउंड इंटरेस्ट on rupees 5,000 for 2 years at the rate of 10% per annum interest compounded yearly. The sum placed on simple interest is। तो देखिए यहाँ पे दो केस दिया गया है, एक दिया है सिंपल इंटरेस्ट का और एक केस दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट वाला केस एनालाइज करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल है वो देखते हैं कितना दिया है। देखिए ये वाला केस यहाँ तक है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी, मतलब प्रिंसिपल आपको पता नहीं है तो उसको आप एज्यूम कर लो ₹x। टाइम कितना दिया है 5 इयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 10% पर एनम। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बहुत ही आसान है, PRT/100। सो प्रिंसिपल है x, r है 10, टाइम है 5/100, एक ज़ीरो इससे कट गया, 5 टाइम्स 2 इज 10। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया x/2, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने x रुपीज़ अपने फ्रेंड को दिया 10% पर एनम पर, 5 साल के बाद आपका फ्रेंड x तो लौटाएगा ही, जो प्रिंसिपल जितना आपने उसको दिया है, इसके साथ साथ x/2 एज इंटरेस्ट आपको लौटाएगा, क्योंकि आपने सिंपल इंटरेस्ट उससे जो है स्टार्टिंग में बात करी थी। तो ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस यहाँ से चालू होता है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000। सो इसके लिए प्रिंसिपल कितना दिया है, सेकंड केस के लिए जहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होगी, तो उसके लिए प्रिंसिपल है 5,000, टाइम t कितना है 2 इयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेन कितना है दिया है 10% पर एनम, ठीक है। और यहाँ पे दिया है कंपाउंडेड ईयरली, बेसिकली ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड ईयरली, ऐसा कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 पावर n या पावर t बोल दो, ठीक है। तो ये अमाउंट का फॉर्मूला है, ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं। अमाउंट मतलब उसमें प्रिंसिपल भी है और उसमें आपका इंटरेस्ट भी है। तो पहले अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट हो जाएगा p की जगह पे 5,000 मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस r है 10/100, ये हो गया। और n मतलब होता है कितने टाइम पीरियड पे आप कैलकुलेट करो, तो वो है 2। अब देखिए ये 10 का एक ज़ीरो यहाँ कट गया, तो ये लिख सकते हैं 5,000 मल्टीप्लाइड विथ 10, इसका एलसीएम लेंगे तो 11/10 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर में पावर 2 है, स्क्वायर्ड है, तो यहाँ पे 11/10 वंस अगेन लिख दो। सो एक ज़ीरो दो ज़ीरो, यहाँ ऊपर से 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, इसको लिख सकते हैं 50 टाइम्स 11 टाइम्स 11 इज़ 121। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो एक ज़ीरो इधर आ जाएगा, 5 टाइम्स 1 इज़ 5, 5 टाइम्स 2 इज़ 10, हाथ में आया 1, 5 टाइम्स 1 इज़ 5 और ये 6 हो जाएगा। तो 6050, ये क्या आया है, अमाउंट आया है,
ठीक है। तो अगर आप बोलोगे इंटरेस्ट कितना मिला आपको, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, टोटल अमाउंट 6050 माइनस जितना आपने उसको दिया था 5000 एज अ प्रिंसिपल दिया था, तो इस केस में इंटरेस्ट आपको मिला 1050 रुपीज़। ठीक है। तो जब आपने 5000 रुपीज़ 2 साल के लिए 10% पर एनम के हिसाब से किसी को कंपाउंडेड एनुअली पे दिया था, तो 2 साल के बाद वो आपको 6050 रुपीज़ देगा। उसमें 5000 जो हो जाएगा प्रिंसिपल है और 1050 आपका इंटरेस्ट है। ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि पार्ट 1 में जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है, मतलब पार्ट 1 मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया जो कि x/2 है, दैट इज़ हाफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन जो सेकेंड पार्ट में हमने निकाला है। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन में आपको दिया है कि जो सिंपल इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया है दैट इज़ हाफ ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट जो सेकेंड केस में आया है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकाला हमने, x/2, फिर यहाँ लिखेंगे हाफ, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 1050, तो ये 2 और 2 तो कट जाएगा, तो x क्या हो जाएगा 1050। और यही आपसे पूछा था, x हमने क्या माना था, x इज़ द प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट वाले केस के लिए, तो वही पूछा था। द सम प्लेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट मतलब कितना प्रिंसिपल अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट में आपने दिया था, दैट वाज x, और x की वैल्यू है 1050। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 2, 1050। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अ शॉपकीपर ऑफर्स सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 35%, 10% एंड 6% ऑन एवरी आइटम। सो देखिए, शॉपकीपर की दुकान पे आप गए तो उसने ना आपको एक ऑफ़र लगाया। ऑफ़र कैसा है कि आपको 3 बार सक्सेसिव डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। वो चाहता तो एक बार में तीनों को ऐड करता, 35 प्लस 10 प्लस 6 यानी कि हो जाएगा ये 51%। वो चाहता तो लिख सकता था कि हर एक आइटम पे 51% डिस्काउंट है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो 35% फिर 10% फिर 6% दे रहा है ना, तो ये इसका जो वैल्यू है वो अगर आप देखेंगे तो कम आएगा। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अ शॉपकीपर ऑफर्स सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 35%, 10% and 6% on every item. At what price customers can get an item marked ₹1000? तो देखिए, एक आर्टिकल या कोई आइटम आप खरीदने के लिए गए, उस पर जो मार्क प्राइस था वो 1000 था। शॉपकीपर ने बोला कि आपको 3 बार डिस्काउंट मिलेगा। पहली बार आपको मिलेगा 35% का, ठीक है। फिर 35% डिस्काउंट करने के बाद ये क्या बचेगा, सो 35% डिस्काउंट करेगा तो 350 रुपीज़ का डिस्काउंट होगा, सो माइनस 350 हो जाएगा, तो बचेगा कितना 650। तो अब इसका प्राइस कितना हो गया 650। फिर बोलेगा नहीं नहीं, एक बार और डिस्काउंट लगाना है। वो कितने परसेंट का, तो 10% का। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 10%। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो 10% ऑफ 650 इज़ 65, जो कि बहुत आसान है। तो 65 और कम करेगा, सो 10 माइनस 5 इज़ 5, 4 माइनस 6 इज़ 8, तो ये हो जाएगा 585। तो ये 585 हो गया जब आपने 10% का फिर से डिस्काउंट लगाया। तो अब बोलता नहीं नहीं, फिर से और डिस्काउंट आपको दूंगा मैं, कितने का 6% का, यहाँ पे दिया हुआ है 6% का। तो 6% का डिस्काउंट लगाने के बाद जो फाइनल प्राइस आएगा वो प्राइस पे आपको सामान बेचेगा। तो 6% ऑफ 585 कितना हो जाएगा, 6/100 टाइम्स 585। तो अगर आप देखें तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं, या एक काम करते हैं, सिंपली इसको 6 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 टाइम्स 5 इज़ 30, हाथ में आया 3, 6 टाइम्स 8 इज़ 48, 48 प्लस 3 इज़ 51, 1 लिख लिया, 5 हाथ में, 6 टाइम्स 5 इज़ 30 प्लस 5 35 हो गया, और नीचे 100। सो ये अगर आप कैंसिल करेंगे तो 35.1 आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें से 35.1 आप सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ पे 0.0 ले लीजिए। सो यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस 1 हो जाएगा 9,
और उसके बाद बेसिकली यहाँ पे बोला नियरेस्ट टू रुपी, तो आप इसको ना 35 ही मान लीजिए ना, इतना क्यों लफड़ा पालना, इसको हटाइए। तो 5 में से 5 गया 0, 8 में से 3 गया 5, फिर 5, तो 550। सो 1000 रुपये का वो जो आर्टिकल था आपको 550 में मिल जाएगा, ठीक है। अगर वो एक ही बार में सारे डिस्काउंट को आपको दे देता, जैसे कि देखिए यहाँ पे 35%, 10% हो जाएगा 45, 45 प्लस 6 हो जाएगा 51%, तो वो चाहता तो सीधे बोल सकता था कि भैया 51% का डिस्काउंट आपको मिलेगा, लेकिन 51% का डिस्काउंट का मतलब क्या होता, 51% ऑफ 1000, तो हो जाता है 510, तो 1000 का में 510 वो डिस्काउंट करता तो 490 का उसे बेचना पड़ता, लेकिन अभी वो कितने का बेच रहा है, 550 का। तो सक्सेसिव डिस्काउंट देने से उसका फ़ायदा हो रहा है, लेकिन कस्टमर के दिमाग में ये जा रहा है कि भैया मुझे 3 बार डिस्काउंट दे रहा है तो मेरा फ़ायदा है, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। 3 बार डिस्काउंट, मल्टीपल सक्सेसिव डिस्काउंट्स देने से उसका कस्टमर का फ़ायदा नहीं है, दुकानदार का फ़ायदा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। If two numbers are in the ratio 4:7 and sum of their cubes is 407,000, then the greater number will be। तो देखिए यहाँ पे दो नंबर है, एक है स्मॉलर नंबर और एक है ग्रेटर नंबर, ठीक है, ग्रेटर नंबर। इनका जब आप रेशियो लेंगे तो कितना आ रहा है, देखिए 4:7, यानी कि 4/7। एक्चुअल में स्मॉलर नंबर कितना है नहीं पता, एक्चुअल वैल्यू ऑफ ग्रेटर नंबर नहीं पता, लेकिन जब उनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, रेशियो लेंगे तो 4/7 आता है। तो बेसिकली एक्चुअल जो नंबर होगा वो 4 टाइम्स के होगा और जो ग्रेटर नंबर होगा वो 7 टाइम्स के होगा। के जो है वो कॉमन फैक्टर रहा होगा जो कैंसिल हो गया होगा, तब जाके 4/7 हमें मिला होगा रेशियो, ठीक है। तो एक्चुअल स्मॉलर नंबर है 4 के और ग्रेटर नंबर है 7 के, ठीक है। इतना क्लियर होने के बाद आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 407,000, यानी कि स्मॉलर नंबर का क्यूब क्या हो जाएगा, 4K का क्यूब, और ग्रेटर नंबर का क्यूब हो जाएगा 7K का क्यूब। इनका जो सम है दैट इज इक्वल टू 407 और उसके बाद 000, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई। अब हम आगे करते हैं, 4K का क्यूब कितना हो जाएगा, सो 4 टाइम्स 4 16, 16 टाइम्स 4 इज 64, तो 64K क्यूब हो गया। वैसे ही 7K का क्यूब कितना हो जाएगा, 7 टाइम्स 7 इज 49, 49 टाइम्स 7 इज 343, 343K क्यूब इज इक्वल टू 407 और ये 000। अब इनको आप ऐड कर दीजिए, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, फिर 6 + 4 हो जाएगा 10, हाथ में आया 1, 3 + 1 4, तो 407K क्यूब इज इक्वल टू 407 और यहाँ पे 000। तो यहाँ पे मिल जाएगा K क्यूब इज इक्वल टू 407,000 डिवाइडेड बाई 407। तो अब अगर आप इसको डिवीजन करते हैं तो ये हो जाएगा 1000, ठीक है। सो K क्यूब आ गया 1000, तो यहाँ से K आ जाएगा 10, क्यूब रूट ऑफ 1000 इज 10। तो K की वैल्यू जैसे मिलेगी वैसे स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स 10 यानी कि 40, और ये बड़ा नंबर कितना मिलेगा, 7 टाइम्स 10 इज 70। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर इज 7 टाइम्स 10 70, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 70। आगे बढ़ते हैं। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। AB is the diameter of a circle of radius 9 centimeter. PQ is a chord, not a diameter, that intersects AB at M perpendicularly. तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक। ये मेरा सर्कल हो गया, सर्कल का सेंटर मैंने पॉइंट आउट कर दिया यहाँ पे। अब बोलता है कि AB इज़ द डायमीटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं एक डायमीटर बना देता हूँ, सेंटर से पास होता हुआ ये एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है डायमीटर, ठीक है। तो इसका नाम है A और ये है B।
इसको मैं नाम दे देता हूँ ओ, ठीक। और रेडियस की वैल्यू कितनी दी गई है, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे है पी क्यू इज़ अ कॉर्ड नॉट अ डायमीटर, यानी कि वो ओ पॉइंट से कभी पास नहीं करेगा। तो पी क्यू इज़ अ कॉर्ड दैट इंटरसेक्ट्स ए बी को वो इंटरसेक्ट करता है एट एम परपेंडिकुलरली, यानी कि वो उसको परपेंडिकुलरली ऐसे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। ये देखिए ये 90 डिग्री, ऐसा उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन। तो ये पॉइंट हो जाएगा P और ये पॉइंट हो जाएगा Q और ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर, और इस पॉइंट का नाम क्या है, M है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं, इफ़ AM रेशियो BM, यानी कि A से लेके M तक और M से लेके B तक, अगर ये रेशियो देखा जाए AM अपॉन BM देखा जाए तो वो होता है 5/4, ठीक है। अब क्या पूछा है, लेंथ ऑफ कॉर्ड PQ, ये जो कॉर्ड PQ का टोटल लेंथ है वो कितना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले अगर आप देखें तो ये 5/4 तो रेशियो है, एक्चुअल लेंथ ऑफ AM हमें नहीं पता और एक्चुअल लेंथ ऑफ BM हमें नहीं पता, लेकिन रेशियो है 5/4, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5K/4K। सो एक्चुअल लेंथ को हम मान लेते हैं AM की वो है 5K और एक्चुअल लेंथ ऑफ BM वो है 4K। सो K वो कॉमन टर्म था जो कैंसिल होने के बाद 5/4 रेशियो देता था, ठीक है। तो अब हमें K के टर्म्स में एक्चुअल लेंथ ऑफ AM और BM पता चल गई। अब ध्यान से देखिए, AB है डायमीटर, और डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स रेडियस, यानी कि 2 टाइम्स 9 कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर। यूनिट को अभी छोड़ते हैं, 18, ठीक है। AB को आप लिख सकते हैं AM प्लस MB, देखिए AM प्लस MB, ठीक। सो इज इक्वल टू 18 होना चाहिए, और AM को भी आपने मैप किया किससे, 5K से, और MB या BM को मैप किया किससे, 4K से, ये कितना हो जाएगा, 18। सो 9K इज इक्वल टू 18, तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो यहाँ से AM की एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी 5 टाइम्स 2 यानी कि 10 सेंटीमीटर, और BM की एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी 4K यानी कि 4 टाइम्स 2 8 सेंटीमीटर, और इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 18 सेंटीमीटर जो कि AB डायमीटर की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। ये हमें AM और BM मिल गया। अब देखिए AM है यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, ठीक। ये भी दो पार्ट में बटा हुआ है, एक है A से लेके O तक जो कि रेडियस है, तो R इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर है, और दूसरा है O से लेके M तक। तो O से लेके M तक की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए ना, क्योंकि A से लेके M तक टोटल अभी हमने देखा 10 आया है, 9 तो A से लेके O तक ही हो जा रहा है, तो बचा हुआ O से लेके M तक की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये P से लेके O तक को ज्वाइन करेंगे, ठीक। P से लेके O तक को ज्वाइन करेंगे तो ये भी रेडियस हो जाएगा 9, और ये परपेंडिकुलर है, ये 1 है, तो हमें ये लेंथ अभी अननोन है, इसको निकाल लेते हैं हम PM। सो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, सो PM की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर यानी कि 81 माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 80 हो जाएगा P से लेके M तक। लाइकवाइज अगर हम O से लेके Q तक को ज्वाइन करें तो एग्जैक्टली सेम OQ जो हो जाएगा रेडियस 9, ये परपेंडिकुलर है 1, तो ये लेंथ अननोन यानी कि MQ, तो MQ भी एग्जैक्टली वही चीज़ आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 80। वैसे ही PM प्लस MQ को अगर मैं जोड़ूंगा तो मुझे PQ मिल जाएगा, सो डायरेक्टली मैं PQ को लिख सकता हूँ 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 80। स्क्वायर रूट ऑफ 80 को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 16 टाइम्स 5 लिख सकता हूँ, तो 4 बाहर आ जाएगा, 4 टाइम्स 2 हो जाएगा 8, 8√5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो देखिए PQ ही हमें निकालना था और वो कितना आया, 8√5। सो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। स्क्वायर रूट ऑफ 80 कैसे निकालेंगे, 16 टाइम्स 5 लिखेंगे, 16 का तो 4 बाहर आ जाएगा, √5 अंदर रह जाएगा, ठीक है। तो 4√5 यहाँ से निकलेगा और 2 बाहर है, सो 8√5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
सो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ पे दिया है इफ़ x प्लस वाई इक्वल्स 27 और एक्स स्क्वाड प्लस वाई स्क्वाड इज इक्वल टू 425, तो आपको x माइनस वाई होल स्क्वाड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो x माइनस वाई अगर होल स्क्वाड हमें निकालना है तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वाड प्लस वाई स्क्वाड माइनस 2xy। तो एक्स स्क्वाड प्लस वाई स्क्वाड तो आपको पता है 425 माइनस 2 टाइम्स एक्स वाई की वैल्यू आपको नहीं पता। अगर आपको एक्स वाई की वैल्यू मिल जाए तो आप एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको तो यूज़ कर लिए, अब ये बचा है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 27 है, दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ मिल जाएगा एक्स स्क्वाड प्लस वाई स्क्वाड प्लस 2xy इज इक्वल टू 27 का स्क्वाड कितना होता है 729। ठीक है, तो एक्स स्क्वाड प्लस वाई स्क्वाड तो आपको पता है 425 प्लस 2xy एज इट इज़ लिखिए इज इक्वल टू 729। सो 2xy विल बी 729 माइनस 425। ये कितना होगा, 9 में से 5 गया 4, 2 में से 2 गया 0 और 7 में से 4 गया 3। सो 2xy की वैल्यू हमें मिल गई 304 और यही तो चाहिए थी हमें वहाँ। यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 425 माइनस 304। तो 5 में से 4 गया 1 बचा, 2 माइनस 0 इज़ 2, 4 में से 3 गया 1। तो 121 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन है क्या, यस, ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर 121। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है जिसके वाई एक्सिस पे दिया है प्रोडक्शन ऑफ शुगर। तो ये क्वांटिटी बता रहा है कि कितना प्रोडक्शन हुआ बाय 3 डिफरेंट कंपनीज पी क्यू एंड आर ओवर द ईयर्स 2015 टू 2019। तो यहाँ पे टाइम लाइन है, वाई एक्सिस में क्वांटिटी है। क्वेश्चन क्या बोलता है, द परसेंटेज राइज इन प्रोडक्शन ऑफ शुगर बाई कंपनी क्यू, यानी कंपनी क्यू को हमें पकड़ना है और इसके जो स्टैटिस्टिक्स हैं उनके एनालिसिस करनी है। सो कंपनी क्यू के शुगर प्रोडक्शन में कितना परसेंटेज राइज हुआ है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर इज़ मैक्सिमम इन विच ईयर, यानी कि आपको पिछले साल के मुकाबले इस साल में कितना इंक्रीज़ हुआ है, कितना राइज हुआ है प्रोडक्शन में, उसका फार्मूला क्या हम लिख सकते हैं, परसेंटेज राइज इज इक्वल टू कितना चेंज हुआ यानी कितना राइज हुआ अपॉन ओरिजिनल कितना था पहले इंटू 100। तो आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, सो देखते हैं 2016 की अगर हम बात करें, सो पहले 2015 में कंपनी क्यू का प्रोडक्शन कितना था, तो ये देखिए स्लाइटली येलो कलर से दिख रहा है। तो पहले 60 था, 2016 में कितना हो गया 75। तो चेंज कितना हुआ 75 माइनस 60, यानी कि 15 यूनिट्स का चेंज हुआ। और ओरिजिनली कितना था पिछले साल 60 था, तो 15 अपॉन 60 लिखेंगे और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो परसेंटेज में होगा। तो 15 टाइम्स 4 हो जाएगा, 4 टाइम्स 25 हो जाएगा, ये 25% हो गया। मतलब 2015 के मुकाबले 2016 में आज मैं देख रहा हूँ तो 25% इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, ऐसे ही 2017, 18 और 19 का भी हमें निकालना पड़ेगा। 2017 का अगर हम देखें तो 2017 में प्रोडक्शन है 90, इसके पहले साल कितना था 75। तो 90 माइनस 75 इज़ 15 और ओरिजिनल कितना था 75। एक साल पहले का बेंचमार्क हम लेंगे तभी तो कितना इंक्रीज़ हुए इसका परसेंटेज पता चलेगा। सो 15/75 टाइम्स 100%। सो 15 टाइम्स 5 हो जाएगा और ये 20, सो ये हो जाएगा 20%। ठीक है, फिर 2018 की बात करते हैं। 2018 में इसका प्रोडक्शन है 100 यूनिट्स का, पहले कितना था 90, चेंज कितना हुआ 100 माइनस 90 10, ओरिजिनल कितना था 90 टाइम्स 100। तो एक जीरो यहाँ गया, 100/9 करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आप मान सकते हो 10% के आसपास।
ठीक है, वैसे भी आंसर अपना आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे बोला है मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज कौन से साल में हुआ है। तो देखो 20 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 25 अभी तक का कंटेंडर है। 2019 की अगर बात करें तो यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ है 115, इसके पहले कितना था 100, सो इंक्रीज़ कितना हुआ 15 का, ओरिजिनल कितना था 100 टाइम्स 100, ये कट गया 15% का इंक्रीज़ हुआ। सो इन सब में मैक्सिमम प्रोडक्शन राइज एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर कौन से ईयर में हुआ है? सो वो है 25%, यानी कि 2016। So the correct answer will be option 4, 2016. तो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये सिंप्लीफिकेशन का प्रॉब्लम है। सो सिंप्लीफिकेशन जब भी हम करते हैं तो हमें ऑर्डर पता होना चाहिए। बॉड मास हमने पढ़ा हुआ है, यहाँ ब्रैकेट वगैरह तो है नहीं, ठीक है। तो ये ऑफ उसके बाद करते हैं। तो चलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले 52 एज इट इज़ लिखा जाएगा, प्लस सबसे पहले हम डिवीजन परफॉर्म करते हैं, यानी कि ये वाली चीज़ को हम पहले सॉल्व करेंगे। तो 1170 डिवाइडेड बाई 26, तो 1170 डिवाइडेड बाई 26 करते हैं। सो ये होना चाहिए 5 टाइम्स होगा क्या? 5 टाइम्स करेंगे तो 5 6 द 30, फिर 10 13 हो जाएगा, नहीं 4 टाइम्स होना चाहिए। 4 टाइम्स 6 इज़ 24, हाथ में बचा 2, 4 टाइम्स 2 इज़ 8, 8 प्लस 2 हो गया 10, तो यहाँ पे 7 माइनस 4 हो जाएगा 3, और 1 माइनस 0 हो जाएगा 1, और यहाँ 0, ठीक है 130 आ गया। फिर ये 5 टाइम्स हो जाएगा, 5 टाइम्स 6 इज़ 30, 5 टाइम्स 2 इज़ 10, और 3 13, तो ये 0 हो गया, यानी कि 45 हो जाएगा। ये पूरा जो डिवीज़न आप परफॉर्म करेंगे यहाँ से आपको मिल जाएगा 45, प्लस आप इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 टाइम्स 2 हो जाएगा 26। तो न्यूमरेटर आपने आधा तो सॉल्व कर ही लिया, अब सिर्फ ऐड करना बाकी रह गया। चलिए उसको भी ऐड कर लेंगे अभी आगे। नीचे देखते हैं, यहाँ पे है 2, 1/8, तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स 1 8 प्लस 1 9/8 ऑफ 2, ऑफ मतलब मल्टीप्लाइड विथ 2। अभी हम ये पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सो 2 टाइम्स 4 हो जाएगा, तो 9/4 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे 9/4 माइनस ये 4 टाइम्स 1 4 प्लस 1 5, 5/4, ये हो गया, ठीक। सो न्यूमरेटर में हमें सिर्फ ऐड करना है। सो 2 + 5 7, 7 + 6 कितना होगा 13, हाथ में आया 1, तो 5 + 1 6, 6 + 4 10, 10 + 2 12, तो 123 हो जाएगा ऊपर। और नीचे कितना हो जाएगा? तो नीचे हम क्या करेंगे, सब का एलसीएम 4 ले लेंगे। चलो इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 4 8 प्लस 9 माइनस 5, ठीक। सो 8 प्लस 9 कितना होगा 17, 17 माइनस 5 कितना हो जाएगा 12, 17 माइनस 5 इज़ 12, 12/4 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 3। तो पूरे की जगह पे आप लिख सकते हो 3। अब इसको डिवाइड कर दो, 4 1, सो सिंप्लीफाई करने पे 41 विल बी दी आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बहुत आसान था। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे दिया है इफ़, और एक एक्सप्रेशन दिया है, इसको डिवाइड करेंगे एक दूसरे एक्सप्रेशन से, तो हमें मिल रहा है ax² + by² - cxy। तो हमें निकालना है a + 3b - √10c। तो देखिए a b c की जब तक वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक हम इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट नहीं कर सकते। तो a b c और निकालने के लिए हमें ये जो लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन दिया है डिवीजन वाला, इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। सो लिखा हुआ है 40√5 x³ माइनस 2√2 y³ ऊपर में, और नीचे में क्या लिखा हुआ है 2√5x माइनस √2y।
अब हमें इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐसा रीअरेंज करना है या सिंप्लीफाई करना है कि ये ax² + by² - cxy के फॉर्म में आ जाए। सो देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे आप तो 40√5x³ की जगह पे हम लिख सकते हैं 2√5x का होल क्यूब। 2√5x का अगर होल क्यूब करेंगे तो 2 × 2 × 2 हो जाएगा 8, √5 × √5 × √5 हो जाएगा 5√5। सो 8 मल्टीप्लाइड विथ 5√5 हो जाएगा 40√5। तो 40√5 और x का क्यूब हो जाएगा x³। तो 40√5x³ कैन बी रिटन एज 2√5x का होल क्यूब। वैसे ही माइनस इसको हम √2 × y का होल क्यूब लिख सकते हैं। करके देखिए 2√2 y³ आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 2√5x - √2 y लिख देंगे। ठीक, अब न्यूमरेटर में a³ - b³ का फॉर्म आ गया है। तो अपनी डायरी निकालिए और फॉर्मूला नोट करिए। a³ - b³ = a - b मल्टीप्लाइड विथ a² + b² + ab। इनफैक्ट a² + ab + b² होता है, बट आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ना ये देखिए पहले x² है फिर y², दोनों स्क्वायर वाले पहले हैं और ab वाला बाद में है, तो इसीलिए मैंने इस फॉर्म में लिखा है, बट फॉर्मूला सेम है। सो इसको हम आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो डिनोमिनेटर को तो ऐसे लिख लेते हैं 2√5x - √2y, ये ऐसे लिख लेते हैं। अब ये a³ - b³ यहाँ पे a क्या है, a इज़ 2√5x और b क्या है √2y। सो a² निकालेंगे तो सॉरी हाँ, सबसे पहले a - b लिखना पड़ेगा हमें। देखिए फॉर्मूले में a - b, सो हम लिख देंगे 2√5x - √2y, ये तो एज इट इज़ हो गया। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा a², तो a² अगर आप निकालना चाहें तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √5 का हो जाएगा 5, तो 4 × 5 हो जाएगा 20x², तो 20x² हो गया, प्लस b² यानी कि √2y का स्क्वायर, तो 2y² हो जाएगा। प्लस है यहाँ पे, देखिए माइनस नहीं है, प्लस है। प्लस क्या है, a और b इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√5 √2 हो जाएगा √10, सो 2√10x y लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या बचेगा, इसको मैं यहाँ इरेज कर रहा हूँ। आपके पास बचेगा = ये डिवीजन होने के बाद बचेगा 20x² + 2y² + 2√10xy। ठीक, अब आपको इसे कंपेयर करना पड़ेगा ax² + by² - cxy से। ठीक है, इस फॉर्मेट में लिखना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ax² यानी कि 20x² + by² यानी कि 2y²। यहाँ पे माइनस लगाना है तो -2√10xy ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। सो हमारे पास जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, और ये नेगेटिव के साथ में 2√10 जो होगा ये होगा c। ठीक, तो a b c की वैल्यू मिल गई है। अब हमें इसको सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पर a + 3b, तो a की जगह पे क्या लिखेंगे हम 20 प्लस 3 × b यानी कि 3 × 6, फिर माइनस √10 टाइम्स c की वैल्यू क्या है -2√10। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। सो देखिए ये हो जाएगा 3 × b की वैल्यू थी 2, सॉरी यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया है, बेसिकली डायरेक्टली 6 लिख सकते हैं क्योंकि 3 × b का मतलब 3 × 2 यानी कि 6 हो जाएगा। सो 20 + 6 हो जाएगा 26, ये माइनस मल्टीप्लाइड है दूसरे माइनस से तो हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स √10 टाइम्स √10 हो जाएगा 10, सो 2 × 10 इज़ 20, सो 20 + 26 इज़ 46। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 46। तो यहाँ पे ये फार्मूला एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर फार्मूला आपको नहीं पता तो आप ये क्वेश्चन नहीं बना सकते। तो इसीलिए मैं पहले लेक्चर से ही आपको बोल रहा हूँ कि एक
कॉपी या पेज बना के रखो सेपरेट। जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं आप उसको उस कॉपी में नोट करते जाओ, ठीक है। तो लास्ट मिनट रिवीजन करने में आपको आसान रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि ग्राफ दिया है आपको, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट स्ट्रीम्स इन अ ईयर। The number of students enrolled in different streams at senior secondary level in 5 schools has been shown in the bar graph. Question क्या है? What percentage of total number of students in all streams taken together in all 5 schools? यहाँ पे देखिए ये पहला कुछ चीज़ इंडिकेट कर रहा है। Total number of students in all streams taken all together इन ऑल 5 स्कूल्स। तो ये 5 स्कूल के नाम हैं ABCDE। इसमें 3-3 स्ट्रीम चल रही है, कुछ साइंस के स्टूडेंट हैं, कुछ ह्यूमैनिटीज़ के हैं, कुछ वोकेशनल के हैं। तो पहले बोल रहा है कि सारे स्कूल्स के सारे स्ट्रीम्स को आप ऐड करो। तो देखिए स्कूल ए में कितना है, स्कूल ए में है 60 + 70 + 50, तो इसको ऐड कर लेंगे। स्कूल बी में है 78 + 82 + 40, इसको ऐड करेंगे। स्कूल सी में है 45 + 40 + 35, इसको ऐड करेंगे। डी में है 40 + 45 + अगेन 40, इसको ऐड करेंगे। और ई में कितना है 40, 35 और 50, 40, 35 और 50। तो ऐड करते हैं सबसे पहले 60 + 70, 130 + 50 ये हो जाएगा 180, 78 और 82 हो जाएगा 2 × 80, 160 + 40 200 हो जाएगा। इसको आप ऐड करेंगे तो 45 120 हो जाएगा टोटल, ये 80 125 हो जाएगा, और ये 35 और 90 125 हो गया, ठीक है। अभी हमें इसका भी टोटल निकालना पड़ेगा पार्ट ए में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो देखिए ये 0 0 0 5 5 10, यहाँ पे 0 हाथ में 1 आया, 1 + 8 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13 और ये 14 15, हाथ में फिर 1, 1 + 1 2 + 2 4 5 6 7। तो टोटल कितना आया 750। ये बोल रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ 750, 750 लिख लो यहाँ पे, इज़ मतलब इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन साइंस स्ट्रीम इन स्कूल ए। तो स्कूल ए चले जाओ, इसमें साइंस स्ट्रीम का सिंबल ये है, यानी कि कौन सा सिंबल है, ये पहला वाला है 60, ठीक है। तो इसकी जगह पे जो सेकंड पार्ट है इसकी जगह पे लिख दो 60। तो वही बोल रहा है कि व्हाट % ऑफ 750 इज़ 60। 750 का कितना परसेंट 60 होता है, तो हम मान लेते हैं x% ऑफ 750 इज इक्वल टू 60। तो x/100 × 750 इज इक्वल टू 60। तो x आ जाएगा 60 × 100/750। अब इसको डिवाइड करते हैं तो ये ज़ीरो चले जाएगा। फिर किससे कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 3 × 2, 3 × 2 हो जाएगा 6 और ये 5 हो जाएगा, फिर 25 4 टाइम्स और ये 4 × 2 हो जाएगा 8। तो 8%, तो 8% दिया है ऑप्शन में, यस ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन को हमें पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप उसको इंटरप्रेट करके उसकी वैल्यू वहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है और फिर सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, इफ़ 5 cos थीटा इज इक्वल टू 4 sin थीटा, थीटा जो है 0 से 90 के बीच में रहेगा, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ sec थीटा। तो देखिए यहाँ से ऐसा लिखा जा सकता है 5/4 इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। sin थीटा बाई cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, ठीक है। सो tan थीटा आ गया 5/4। तो अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं तो ये हो जाएगा थीटा, और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 5 यहाँ पे आ जाएगा, ओके 5 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा
5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर रूट। तो कितना होगा 6 + 5 कितना हो जाएगा 11, और 2 + 1 3 + 4 √41 आएगा। मतलब हाइपोटेन्यूज मेरा √41 आ गया, हाइपोटेन्यूज की लेंथ। ठीक है, अब पूछा क्या सेक थीटा। तो सेक थीटा हमको पता है क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सो हाइपोटेन्यूज हमने निकाला √41 और बेस कितना है 4। सो आंसर क्या हो जाएगा √41/4। ये है ऑप्शन नंबर 4। इस क्वेश्चन को बनाने के और भी बहुत तरह के टेक्निक्स हो सकते हैं, बट मुझे लगा कि ये सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए मैं इसको लेके आया। अब आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है कि रमेश सेव्स 26.2/3% ऑफ हिज मंथली सैलरी। When his expenses are increased by 20%, he is able to save 4080 per month. His monthly salary is। तो देखिए, हम एज्यूम करते हैं let his monthly salary be ₹100x। let monthly salary be ₹100x। हम x भी एज्यूम कर सकते थे, लेकिन जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब भी परसेंटेज वाला आता है तो मैं 100 उसके आगे लेना ज़्यादा अच्छा पसंद करता हूँ, 100x। ठीक है, सो उसकी मंथली सैलरी हो गई 100x। तो उसकी सेविंग कितनी दी गई है, लिखा ना, रमेश सेव्स 26/2/3% ऑफ हिज मंथली सैलरी। मंथली सैलरी x है, सो ये 26/2/3, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 26 × 3 करना पड़ेगा पहले, और उसमें 2 ऐड करना होगा। तो 3 × 6 इज़ 18, हाथ में आया 1, 3 × 2 इज़ 6 + 1 7 + 2, यानी क्या आ जाएगा 80/3। सो 80/3% क्या करता है, वो अपनी मंथली सैलरी क्या सेव करता है। सो ये बेसिकली सेविंग हो जाएगा 80/3x ही हो जाएगा। ठीक है, 80/3x रुपीज़ ही हो जाएगा, क्योंकि 100 का 10% निकालोगे 10 होगा, 50% निकालोगे 50 होगा, 90% निकालो तो 90 होगा। तो वैसे ही 80/3% निकालोगे तो कितना होगा 80/3 हो जाएगा, और साथ में x है तो x इसके साथ रख दिए। तो उसकी सेविंग कितनी हो गई 80/3x रुपीज़ हो गई। ठीक है, ये पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट। फिर आता है एक नए केस में, When his expenses are increased by 20%। अब केस 2 की बात हो रही है कि अब इनका जो एक्सपेंस है वो इंक्रीज़ हो रहा है, किससे 20% से। तो सबसे पहली बात है कि जैसे घर में 100x वो कमा के लेके आए, तो उसमें से इतना तो उसने सेव कर लिया। ठीक है, बाकी क्या होगा, वो खर्चा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंस कितना हुआ, एक्सपेंसेस कितने हुए। सो 100x माइनस 80/3x। तो इसको अगर करेंगे तो 3 आ जाएगा एलसीएम, 300x माइनस 80x। सो 300 माइनस 80 होता है 220, 220x/3। ये क्या हुआ, इनिशियली जब वो इतना सेव करता था तो उसके एक्सपेंसेस हो गए 220/3x। ठीक है, अब नए केस में बोल रहा है कि व्हेन हिज एक्सपेंसेस आर इंक्रीज्ड बाय 20%। सो न्यू एक्सपेंस कितना होगा 220x/3 में 20% और इंक्रीज़ हो गया, तो 20% इंक्रीज़ हुआ तो इसको 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेसिकली 1.2 की जगह पे यहाँ पे 10 कर दो,
इसको 3 टाइम्स 4 कर दो 12, ये एक ज़ीरो यहाँ से हो जाएगा। सो 4 टाइम्स 22 इज़ 88x। न्यू एक्सपेंस कितना हो गया, 88x रुपीज़ हो गया। तो इनकी न्यू सेविंग कितनी हो जाएगी, टोटल तो ये 100x ही कमा रहे हैं, उसमें से खर्चा कितना कर दे रहे हैं 88x। तो उसकी न्यू सेविंग कितनी हो जाएगी, पहले 100x कमाता था तो खर्चा कम करता था, अभी खर्चा बढ़ गया 88x हो गया। तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 12x। और ये 12x किसके बराबर है, ही इज़ एबल टू सेव ओनली 4080 पर मंथ। तो ये 4080 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हमें x निकाल लेना है, तो हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 4080/12। तो सबसे पहले 4 से डिवाइड कर देते हैं, 3 टाइम्स 1020, फिर 3 से करते हैं, 3 टाइम्स 9 40। सो x की वैल्यू आ गई 340। तो उसकी मंथली सैलरी कितनी होगी, 100 टाइम्स 340, सो 34000, यानी कि 34,000 विल बी हिज मंथली सैलरी। तो ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। प्रोडक्शन इन 1000 ऑफ 2 टाइप्स ऑफ व्हीकल्स A एंड B बाय अ कंपनी ड्यूरिंग 2013 टू 2018। तो इस ग्राफ में बेसिकली वाई एक्सिस में आपको दिया है कि कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं, किसी एक कोई व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके दो टाइप के जो है मॉडल्स हैं, टाइप ए और टाइप बी। तो देखिए 2013 में टाइप ए जो है वो डार्क कलर में दिया है, 120 यूनिट्स जो है प्रोडक्शन हुआ है, और टाइप बी का 100 यूनिट्स प्रोडक्शन हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है बाई व्हाट परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली इज द एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑफ टाइप बी produced in 2014, 16 and 18 less than the number of vehicles of type A produced in 2017। तो देखिए यहाँ पे पहला पार्ट हम देखते हैं, क्या निकालना है हमें, पहले एवरेज नंबर किसका, टाइप बी का, 2014, 16 और 18 का। सो 2014 की अगर बात करें तो टाइप बी में कितने हैं, 180 व्हीकल्स हैं, प्लस 2016 में बात करें तो ये हैं 225, प्लस 2018 में कितने हैं 450। ये तो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स 2014, 16 और 18 में कितने ये पता चल गया। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, एवरेज नंबर। तो एवरेज के लिए हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऊपर अगर हम ऐड करेंगे तो 180 प्लस 225 प्लस 450 ये हो जाएगा 855। ठीक, डिवाइड बाई 3 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सो पहला वाला जो ये पूरा लाइन दिया है ना, ये लेस से पहले वाला, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 285। सो बाई व्हाट परसेंटेज 285 लेस देन द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑफ टाइप ए प्रोड्यूस्ड इन 2017। सो 2017 में टाइप ए के 360 व्हीकल्स हैं। सो अब ये बोल रहा है कि ये जो 285 हम निकाले हैं, 285 और ये 360 है इधर में, ठीक है, इसमें दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने बोल रहा है। तो बोल रहा है कितने अप्रॉक्सीमेटली कितने परसेंट से ये 285 कम है 360 से। तो पहले तो कितना कम है वो देखते हैं। तो 360 माइनस 285 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 75। तो 75 यूनिट्स जो है वो कम है 360 से, तो उसी को परसेंटेज में पूछ रहा है कि कितना परसेंट कम है। तो उसके लिए हमें ऊपर में 75 रखना पड़ेगा। किससे कंपेयर कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कौन है 360, तो उसको नीचे रखना पड़ेगा और फिर 100 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर अपना परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो यहाँ पे ये ज़ीरो कट गया, फिर 75/36 टाइम्स 10, तो 750/36 हो गया। ये इसको 2 से करते हैं तो 18 हो गया, और 3 और 7 और 5, 375/18 हो गया। 3 से करते हैं, 3 6 टाइम्स 18, 125 हो गया। फिर अभी ये 3 से नहीं जाएगा तो 125 डिवाइडेड बाई 6 हो गया। फिर से डिवाइड करते हैं, 2 टाइम्स 12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा पॉइंट। ये यहाँ पे 5 उतर गया तो 0 हो जाएगा। सो
तो 7 8 तो 48 हो जाएगा। यहाँ पे 2 LCM तो 20.8 अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। तो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस में आपको पढ़ के इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि पूछा क्या है, ठीक है, तभी आप इसको बना पाओगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे दिया है इफ़ कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 13/4, थीटा लाइज बिटवीन 0 and 90 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 52 कॉस स्क्वायर थीटा एंड जो भी एक्सप्रेशन में दिया है। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए हमें कॉस थीटा चाहिए, टैन थीटा चाहिए, कॉट थीटा चाहिए और सेक थीटा चाहिए। तो वो वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी? वो यहाँ से मिलने वाली है हमें, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है। आप याद करिए 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। और तीसरा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तीनों आप अपनी फॉर्मूला कॉपी में याद से लिख लो। तो यहाँ पे अगर थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को देखेंगे तो अगर कॉट को मैं कोसेक के साइड में शिफ्ट करूँगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो ये दिया हुआ है ये सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 13/4। तो यहाँ से मिल जाएगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 13, 11 क्यों लिखा गया? रूट ऑफ 13/4। तो ये हो जाएगा रूट 13/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 2/√13, ठीक है, ये हमें मिल गया। अब ये मिलने के बाद हम ड्रॉ करेंगे वो ट्रायंगल, ठीक है। ये हो जाएगा थीटा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा √13, ठीक है। ये मेथड तो आपको आता ही होगा। फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और ये थर्ड साइड हम निकालेंगे, जो बेस है, ठीक है। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाएगा √13 का स्क्वायर 13 माइनस 2 का स्क्वायर 4। सो 13 माइनस 4 इज़ 9 और उसका रूट कितना हो जाएगा? 3। तो ये हो जाएगा 3। अब जो जो वैल्यूज़ हमें चाहिए वो हम यहाँ निकाल लेंगे। सो पहले चाहिए कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो 3/√13। फिर हमें सेकंड चाहिए टैन थीटा। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो दिस इज़ 2/3। फिर चाहिए सेक थीटा, तो सेक थीटा तो यहीं से आ जाएगा √13/3, क्योंकि वो कॉस का उल्टा होता है। वैसे ही कॉट थीटा तो हो जाएगा 3/2। ये हमें इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि कॉस, सेक, टैन और कॉट की वैल्यूज़ क्या है। अब हमें ये एक्सप्रेशन जो कि पूछा है इसको इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, न्यूमरेटर में वैल्यूज़ को पुट करते हैं। सो 52 टाइम्स कॉस का स्क्वायर्ड, सो कॉस कितना है? 3/√13, तो उसका स्क्वायर्ड क्या हो जाएगा? 9/13, ठीक, माइनस 9 टाइम्स टैन स्क्वायर थीटा जो कि है 2/3 का होल स्क्वायर्ड, यानी कि 4/9 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। डिनोमिनेटर देखते हैं, 18 टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा है √13/3, तो ये हो जाएगा 13/9 हो जाएगा, प्लस 8 टाइम्स कॉट स्क्वायर थीटा जो कि है 3/2 का होल स्क्वायर्ड, तो दिस विल बी 9/4। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 13 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। सो 4 टाइम्स 9 इज़ 36, यहाँ पे आ गया, माइनस ये 9 और 9 कट जाएगा, यहाँ पे ऊपर बचेगा 4। फिर ये 9 2 टाइम्स 18 एंड 13 टाइम्स 2 कितना हो जाएगा? 26, प्लस 4 टाइम्स 2 इज़ 8 एंड 2 टाइम्स 9 इज़ 18, ठीक है। तो ऊपर कितना हो जाएगा? 36 माइनस 4 हो जाएगा 32, और नीचे में 8 प्लस 6 हो जाएगा 14, हाथ में 1, 2 + 1 3 + 1 4, 32/44। अब इसको 4 से हम कैंसिल कर सकते हैं, सो 4 टाइम्स 8 ये 11, सो 8/11 इज़ दी आंसर। सो
तो ऑप्शन आपका कौन सा है 8/11? ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अगर ये नहीं पता होती आपको तो आपको बहुत स्ट्रगल हो जाता। इसीलिए अपनी फार्मूला कॉपी में ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को याद कर लीजिए, लिख लीजिए उसमें और याद कर लीजिए, ताकि क्वेश्चन में कभी भी आए तो आप चुटकियों में सिंप्लीफाई कर सको। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। द स्पीड ऑफ अ कार इज़ 40% मोर देन, एक कार है उसकी स्पीड इज़ 40% मोर देन द बस। तो यहाँ पे एक कार है, एक बस है, फिर आगे एक ट्रेन भी आ गई। अ ट्रेन कवर्स 1020 किलोमीटर्स इन 8.5 hours. How much distance will the car cover in 1 3/4 hour if the speed of bus is half the speed of train? तो देखो बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन कंफ्यूजन कुछ नहीं है। यहाँ पे आप लिखो कार, इसको अलग लिख लो, उसके बाद नेक्स्ट है बस, इसको अलग कर लो, फिर नेक्स्ट क्या है ट्रेन, इसको अलग लिख लो तीनों को। ठीक, और आपको जो फॉर्मूला पता होना चाहिए वो है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। अब इस क्वेश्चन में दिया है कि जो ट्रेन है वो 1020 किलोमीटर ट्रेवल करता है, तो ये डिस्टेंस हो गया ट्रेन के लिए, और उसके लिए टाइम कितना है 8.5 आवर्स, तो ये टाइम हो गया। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो स्पीड निकल जाएगा ट्रेन का, तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा 1020 डिवाइडेड बाई 8.5 लिख सकते हो आप चाहो तो, या फिर उसको लिख सकते हो कि 17/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1020 टाइम्स 2/17 आ जाएगा। तो ये 6 टाइम्स 60 टाइम्स ये हो जाएगा 120 यूनिट हो जाएगा किलोमीटर्स पर आवर। सो ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई 120 किलोमीटर्स पर आवर। आगे लिखा है कि स्पीड ऑफ बस इज़ हाफ द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी बस की, हाफ ऑफ 120, हाफ ऑफ 120 जो कि हो जाएगा 60 किलोमीटर्स पर आवर। अब देखिए बस की भी स्पीड मिल गई, ट्रेन की भी स्पीड मिल गई। अब यहाँ पे लिखा है अ कार इज़ 40%, द स्पीड ऑफ अ कार इज़ 40% मोर देन दैट ऑफ द बस। तो बस की स्पीड से 40% ज़्यादा स्पीड चलती है कार की। सो कार की स्पीड कितनी हो जाएगी, बस की स्पीड 60 इंटू 40% ज़्यादा मतलब 1.4 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, 1.4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये 1.4 से मल्टीप्लाई करने पे 14 टाइम्स 6 84 किलोमीटर्स पर आवर हो जाएगा ये। तो स्पीड ऑफ कार आपको पता चल गया 84 किलोमीटर्स पर आवर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाउ मच डिस्टेंस विल द कार कवर, मतलब कार कितना डिस्टेंस, डी आपको नहीं पता। टाइम कितना दिया है 1 3/4 आवर्स, मतलब 4 टाइम्स 1 4 प्लस 3 7/4 आवर्स। टाइम दिया है 7/4 आवर्स में, स्पीड आपने निकाल लिया है। तो फॉर्मूला आपके पास ये है, स्पीड मतलब 84 इज इक्वल टू डिस्टेंस आपको निकालना है, टाइम क्या है 7/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो डिस्टेंस विल बी 84 मल्टीप्लाइड विथ 7/4, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 से कैंसिल होगा 21 टाइम्स, तो 7 टाइम्स 21 तो ये हो जाएगा 147 यूनिट, क्या होगा किलोमीटर्स। So the car will travel a distance of 147 kilometer. Option 2 is the correct answer. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21. AB is a 12 centimeter long chord of a circle with center O and radius 10 centimeter. ठीक है, तो सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे। तो ये एक सर्कल हो गया, सर्कल का जो सेंटर है वो है O है, तो इसको हमने बना लिया। उसके बाद ए बी इज़ अ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड, तो सबसे पहले हम एक कॉर्ड बना देते हैं। ठीक है, फिर ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एक कॉर्ड बन गया, इसका नाम है ए और ये है बी। इसकी लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर और रेडियस कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। फिर बोला है कि ए और बी पे जो टेंजेंट हैं, टेंजेंट्स एट ए एंड बी इंटरसेक्ट एट पी। तो चलो टेंजेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो ए पे जो टेंजेंट होगा वो ऐसा कुछ होगा और बी पे जो टेंजेंट होगा वो ऐसा कुछ होगा।
ओके, सो ए और बी पे जो टेंजेंट है वो बाहर इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट पी पे, ठीक है। पूछा क्या है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ओ पी, ओ से लेके पी तक की लेंथ क्या है। तो ओ से पी तक मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ये लेंथ आपको बतानी। तो उसके लिए हम अभी क्या करते हैं, ए से लेके ओ तक ज्वाइन कर देते हैं और ओ से लेके बी तक ज्वाइन कर देते हैं। सो वी नो दैट कि ये जो टेंजेंट होता है वो इसके परपेंडिकुलर होता है, रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, जिस पॉइंट पे वो टच कर रहा होता है सर्कल को। लाइकवाइज ओ बी इज़ परपेंडिकुलर टू बी बी। उसके बाद यहाँ पे दिया है अ कॉर्ड है 12 ए बी जो कि 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ओ पी। तो अब अगर हम ओ पी को ड्रॉ करते हैं ओ से लेके पी तक, तो इस कॉर्ड को जब इंटरसेक्ट करेगा तो वो हमेशा 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगा, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि इसकी लेंथ जो है वो इक्वल रहेगी। सो ए बी अगर 12 है तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक। अपार्ट फ्रॉम दिस रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक। अब अगर हम देखें ट्रायंगल, अच्छा इस पॉइंट का नाम हम मान लेते हैं से फॉर एग्जांपल एम। ट्रायंगल ए ओ एम अगर हम देखते हैं, ट्रायंगल ए ओ एम, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल एट एम है। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है ओ ए जो कि 10 सेंटीमीटर है, फिर ए एम 6 है। तो ओ एम की लेंथ कितनी हो जाएगी, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। सो 100 माइनस 36 का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 जो कि हो जाएगा 8। सो ओ एम की लेंथ आ गई है 8। हमें ओ से लेके पी तक की लेंथ निकालनी है पूरी, तो उसका जो एक पार्ट है, जो एक कंपोनेंट है ओ एम, वो आ चुका है। अब अगर हम एम से लेके पी तक की डिस्टेंस निकाल लें तो ओ एम प्लस एम पी ऐड करके ओ पी की लेंथ हम बता सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं ट्रायंगल ए एम पी को देखते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए एम पी, राइट एंगल एट एम। तो जो ए पी है इसको हम मान लेते हैं x और एम पी है इसको मान लेते हैं y। y मतलब m से लेके p तक की डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि राइट एंगल एट m है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर विल बी इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो y का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक। तो x स्क्वायर विल बी इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 36, ये हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। वैसे ही दूसरा ट्रायंगल हम देखेंगे ए ओ पी, ए ओ पी, ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल देखेंगे ए ओ पी। इसमें राइट एंगल किस पे है, पॉइंट ए पर है, क्योंकि ए जो है वो पी ए टेंजेंट है, ए पॉइंट पे सर्कल को टच कर रहा है। तो ओ से ए तक जो हम रेडियस ड्रॉ करेंगे वो परपेंडिकुलर होगा पी ए के। ये एक रूल है, एक थ्योरम है, ठीक है। तो राइट एंगल एट ए है, यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या हो जाएगा, ओ पी। तो ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ओ पी क्या है, ओ पी है 8 प्लस वाई, या फिर वाई प्लस 8 लिख देते हैं। वाई प्लस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए क्या है 10, 10 का स्क्वायर प्लस ए पी क्या है एक्स का स्क्वायर, ठीक। सो अब हम इसको एक्सपैंड करते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 16y प्लस 64 इज इक्वल टू आर एच एस में ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 36, वाई स्क्वायर प्लस 36 लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर की जगह पे इक्वेशन 1 से। सो यहाँ से हमें वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों साइड कैंसिल हो गया, 16y प्लस 64 इज इक्वल टू 136, ठीक। तो यहाँ से 16y इज इक्वल टू 136 माइनस 64 हो जाएगा। 6 में से 4 गया 2, 13 में से 6 गया 7, तो 72 आ गया। सो 16y इज इक्वल टू 72 आ गया। सो y कितना होगा 72/16। अब इसका डिवीजन करते हैं। सो ये 4 से जाएगा क्या, पहले 2 से देख लेते हैं। 8 टाइम्स 2 3 36 हो गया,
4 टाइम्स 2, 4 टाइम्स 9, तो ये हो रहा है 9/2, और तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 9/2 मतलब 4.5 सेंटीमीटर। सो y की वैल्यू आ गई 4.5 सेंटीमीटर। तो अब इस फिगर में देखिए OP लेंथ हमें निकालना है, तो y की लेंथ है 4.5 और ये OM है 8, ठीक है, OM है 8। ये फिगर थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड बना हुआ है, एक्चुअल नहीं है। सो एक्चुअल में OP की लेंथ कितनी हो जाएगी, 8 + 4.5 जो कि है 12.5 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर द आंसर विल बी ऑप्शन 2, 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सुरेश परचेस्ड अ कंप्यूटर टेबल फॉर ₹9,000। तो यहाँ पे एक कंप्यूटर टेबल सुरेश ने खरीदा 9,000 रुपीज़ देके, और एक सेंटर टेबल खरीदा 4,000 रुपीज़ देके। तो टोटल इन्वेस्टमेंट उसने कितने रुपए की करी, 9,000 + 4,000 13,000 की टोटल इन्वेस्टमेंट करी दोनों आइटम खरीदने के लिए। फिर आगे आता है ही सोल्ड द कंप्यूटर टेबल विथ 8% प्रॉफिट। तो भैया कंप्यूटर 9,000 का खरीदे और 8% उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ के जितना भी प्राइस आता है उतने में उसने उसको बेच दिया। ठीक है, तो अब बोल रहा है विथ व्हाट प्रॉफिट परसेंट शुड ही सेल द सेंटर टेबल। अब सेंटर टेबल भी बेचना इन्हें, और बोल रहा है कितना प्रॉफिट परसेंट रखें सो दैट टू गेन 10% ऑन होल ट्रांजैक्शन। मतलब जो टोटल ट्रांजैक्शन हो रहा है उस पर उनको 10% बस मिल जाए। तो देखिए टोटल ट्रांजैक्शन यानी कि टोटल जो कॉस्ट प्राइस होगा दोनों का मिला के वो कितना है, पहला तो 9,000 जो कि कंप्यूटर टेबल का है और 4,000 जो कि सेंटर टेबल का है, तो ये हो जाएगा 13,000। ठीक है, इनकी अल्टीमेट कितना चाहते हैं, ये 10% गेन चाहते हैं। इस टोटल 13,000 रुपये उन्होंने इन्वेस्ट करे, टेबल चेयर जो भी खरीदा उन्होंने, सेंटर टेबल और कंप्यूटर टेबल, उनको कितना चाहिए, 10% एक्स्ट्रा चाहिए उनको। ठीक है, तो इनको प्रॉफिट कितना चाहिए, प्रॉफिट विल बी इक्वल टू 10% ऑफ 13,000 रुपीज़, मतलब दोनों को बेच के फाइनली। सो 10/100 टाइम्स 13,000, तो ये एक जीरो यहाँ से गया, एक जीरो यहाँ से। सो इनको टोटल प्रॉफिट चाहिए 1,300 रुपीज़ का। ठीक है, तो अब ये दोनों को बेचेंगे, पहला ये बेचेंगे कंप्यूटर टेबल को। सो कंप्यूटर टेबल से प्रॉफिट कितना आएगा, पहले तो कॉस्ट प्राइस कंप्यूटर टेबल की है 9,000 रुपीज़, और यहाँ पे दिया है कि उनको 8% प्रॉफिट में उन्होंने बेच दिया। तो यहाँ से पहला प्रॉफिट P1 हो जाएगा 8% ऑफ 9,000 जो कि होगा 8/100 टाइम्स 9,000, 2 ज़ीरो यहाँ गया, यहाँ गया, ये 720 रुपीज़ पहला प्रॉफिट उनको मिल गया। उनकी एम कितनी है कि भाई हमको 1,300 रुपीज़ बस चाहिए, 720 तो ऑलरेडी प्रॉफिट मिल चुका है। सो दूसरा जो टेबल है यानी कि जो सेंटर टेबल है उसके लिए इनको कितना प्रॉफिट चाहिए, P2, तो वो कितना होगा 1,300 चाहिए, ऑलरेडी 720 इनको प्रॉफिट हो चुका है। तो सेकंड वाला टेबल जो है उसको बेच के इनको कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट करेंगे ये। सो एक ज़ीरो यहाँ गया, 720 में 700 मान लेते हैं तो 600, 500, 580, तो इसका आंसर आएगा 580। ठीक है, तो 580 प्रॉफिट ये चाहते हैं कि अगर हम सेंटर टेबल बेचें तो उस पर मिले। अगर 580 मिलता है तब जाके टोटल उनको 10% का गेन होगा इस होल ट्रांजैक्शन पे। क्वेश्चन में परसेंट में पूछा है, व्हाट प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस टाइम्स 100, 1000 लिखा गया, 100 होगा ये। सो प्रॉफिट कितना है 580, क्योंकि हम अभी सेंटर टेबल की बात कर रहे हैं ना, तो उस पर प्रॉफिट कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं 580। उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, तो सेंटर टेबल का है 4,000 मल्टीप्लाइड विथ 100, जो आंसर आएगा वो परसेंट में होगा। 2 ज़ीरो तो यहीं उड़ा दो, तीसरा ज़ीरो यहाँ, तो ये आ रहा है 58/4%। इसको 2 से करेंगे तो 2 टाइम्स 2 4 हो जाएगा, 29, सो 29/2 यानी कि 14.5% हो जाएगा आंसर। So option A is the, या option 1 is the correct answer। 14.5%
प्रॉफिट रखना पड़ेगा इनको सेंटर टेबल पे, तब जाके टोटल ट्रांजैक्शन पे 10% इनको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। ए कैन कंप्लीट अ टास्क इन 6 डेज। सो ए जो है एक टास्क को 6 डेज में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सो 1 डे इनका जो है एक दिन में कितना काम करेंगे, सो 1/6 ऑफ द टोटल वर्क करेंगे। भाई 6 दिन में वो पूरे काम को कंप्लीट कर दे रहा है, तो एक दिन का उसका काम कितना होगा, 1/6 ऑफ टोटल वर्क, तो 1/6 लिख देता हूँ। ठीक है, वाइल बी कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 12 डेज। सो बी को कितना लगते हैं, टोटल 12 डेज लगते हैं। तो भैया एक दिन में जो बी है वो कितना काम करेगा, 1/12 ऑफ द टोटल वर्क, मतलब 12 दिन में एक दीवार खड़ी कर देता है, तो एक दिन में 1/12 ऑफ दैट दीवार वो खड़ी कर पाएगा। ठीक है, सो एक दिन की जो मेहनत है उसमें कितना काम हो जाता है, ए से 1/6 और बी से 1/12। ठीक है, हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द सेम टास्क इफ़ दे वर्क टुगेदर। तो कितने दिनों में दोनों मिलके उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। सो देखो ए और बी अगर दोनों साथ में मिल जाएं वो काम करने के लिए, सो एक दिन में कितना काम करेंगे, सो ए कितना कर लेगा, 1/6 कर लेगा, और बी कितना कर लेगा, 1/12। सो एक दिन में ये कितना कर लेंगे, एलसीएम निकालते हैं, सो 2 + 1, सो 3/12, सो 1/4 हो जाएगा। सो एक दिन में वो टोटल काम का 1/4 कर लेंगे। सो टोटल काम करने में कितने दिन लगेंगे, 4 डेज लगेंगे, है ना। अगर एक दिन में किसी काम का 1/4 आप कर लेते हो, 1/4 कंप्लीट कर लेते हो, तो अगले दिन फिर 1/4 करोगे तो 2/4 हो गया, अगले दिन फिर 3/4 हो जाएगा, अगले दिन 4/4 यानी कि कंप्लीट हो जाएगा, 4/4 1। सो 4 दिन लगेंगे। ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, तो एक डायग्राम बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का जो कि सर्कल को इंस्क्राइब्ड करे हुए है। सो ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक, ये 90 डिग्री, और इसके अंदर में क्या है, एक सर्कल है जो कि इंस्क्राइब्ड है। तो ऐसा कुछ सर्कल है, मेरा तो बहुत आड़ा तिरछा सर्कल बना है, बट ठीक है, ये सर्कल इंस्क्राइब्ड है। ठीक, The length of the two sides containing the right angle are 15 and 8 सेंटीमीटर। सो एक साइड है 15 सेंटीमीटर और दूसरी साइड है कितनी, 8 सेंटीमीटर। ठीक, What is the radius of in सर्कल। तो ये सर्कल का सेंटर यहाँ पे होगा, तो ये यहाँ से ये जो हाइपोटेन्यूस है ये टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये वाली साइड जो है ये भी टेंजेंट हो जाएगी और ये भी टेंजेंट हो जाएगा। मतलब हम ये मान सकते हैं कि ये जो सर्कल है इसके 3 टेंजेंट हैं, इनका नाम दे देते हैं ए बी सी, और इसका नाम दे देते हैं डी ई एफ। ठीक है, और याद रहे आपको ये टेंजेंट पे ये रेडियस 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा, वैसे यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या, व्हाट इज़ द रेडियस, ये आर है, ये आर है, ये आर है। ठीक, दिस इज द रेडियस। अब देखो इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी हमको पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टी ये है कि अगर एक सर्कल है, कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से 2 टेंजेंट बन सकते हैं इस सर्कल पे, ऐसे और ऐसे। ये अपनी फार्मूला कॉपी में आप नोट कर लीजिए। ये पॉइंट P है, ये A है, ये B है। तो हमेशा PA की लेंथ PB की लेंथ बराबर होगी, PA = PB। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से आप इस इन सर्कल का रेडियस आराम से निकाल सकते हो विदिन सम सेकेंड्स। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई दो टेंजेंट हैं एक सर्कल के, अगर वो एक्सटर्नली किसी पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ से ये परपेंडिकुलर होगा, ऐसे ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये दोनों रेडियस हैं। तो ये PA = PB होगा। ठीक, अगर ये प्रॉपर्टी आपको पता है तो इसकी हेल्प से देखो कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं
बी से लेके ई तक की लेंथ को हम मान लेते हैं एक्स। तो अगर बी से लेके ई तक एक्स है तो बी जो है एक्सटीरियर पॉइंट है, बी ई जो है टेंजेंट है, तो बी डी भी टेंजेंट है, तो ये भी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स है और टोटल लेंथ बी सी है 8, तो ये क्या हो जाएगा, सी ई 8 माइनस एक्स हो जाएगा। वैसे ही अगर बी डी जो है वो एक्स है, तो ए डी कितना हो जाएगा, 15 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर ए डी, अब ये पॉइंट ए जो है ये टेंजेंट हो गया ए एफ और ए डी, तो अगर ए डी 15 माइनस एक्स है तो ए एफ भी 15 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, और अगर सी से देखा जाए तो सी ई टेंजेंट है और सी एफ भी टेंजेंट है। ठीक है, तो अगर सी ई जो है वो 8 माइनस एक्स है तो ये भी 8 माइनस एक्स हो जाएगा। सी एफ की लेंथ भी 8 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों लेंथ बराबर होंगी, ये वाली लेंथ बराबर होगी और ये लेंथ बराबर होगी। 3 बार लाइन मैंने बनाई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हाइपोटेन्यूज जो ए सी है वो हो जाएगा 8 माइनस एक्स प्लस 15 माइनस एक्स, तो उसको लिख सकते हैं 15 प्लस 8 23 माइनस 2x हो जाएगा ये। ठीक है, 23 माइनस 2x हो जाएगा। अब अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो AC का स्क्वायर्ड विल बी इक्वल टू BC का स्क्वायर्ड, BC गिवन है 8 प्लस AB का स्क्वायर्ड गिवन है 15 का स्क्वायर्ड। ठीक, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 225। 64 प्लस 225 अगर आप करेंगे तो 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, 6 प्लस 2 हो जाएगा 8, 289 हो जाएगा AC का स्क्वायर्ड। सो AC की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 289, जो कि कितना हो जाता है, 17 हो जाता है। तो AC की वैल्यू आप निकाल चुके हो 17, और ये 17 इसके बराबर होगा 23 माइनस 2x। सो 23 माइनस 2x इज इक्वल टू 17 हो जाएगा। सो 2x इक्वल टू 23 माइनस 17 हो जाएगा, जो कि होता है 6। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, है ना, 6/2 3 आ जाएगी। और ये x क्या है, देखिए आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से, मैं रेड पेन से शो करता हूँ, ये डिस्टेंस है x, ये भी है x, और ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है, ये भी 90 डिग्री है, ये r है, ये r है, तो ये भी r होगा। तो x इज इक्वल टू r होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस है x। ठीक है, ये क्या बन रहा है, यहाँ से ये 90 डिग्री है इस पर, ये इस पर भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये r, ये r, तो x इक्वल टू r हो जाएगा। ठीक है, जो कि है 3 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अब हम पहुंच चुके हैं लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 25 में। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट सी, तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं जो कि राइट एंगल होना चाहिए, राइट एंगल्ड एट सी, तो ये सी हो जाएगा। इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी। तो साइन ए इज इक्वल टू साइन बी, तो साइन ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू साइन ऑफ दिस एंगल। ठीक है, साइन ए इज इक्वल टू साइन बी। तो इसका मतलब ये है कि अगर साइन और साइन दोनों तरफ इक्वल है तो a इक्वल टू बी हो जाएगा। सो एंगल a इज इक्वल टू एंगल b। सो ये तो 90 डिग्री है, और a और b अगर इक्वल हैं तो एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है ना, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। ये तो अपना 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री होने की वजह से ये उधर जाएगा तो माइनस करेगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब a प्लस b 90 होना चाहिए। ए और बी दोनों आपस में इक्वल हैं तो 45 हो जाएंगे। सो एंगल ए इज इक्वल टू 45 इज इक्वल टू एंगल बी हो गया। अब आपसे पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ ए। सो कॉस ऑफ ए मतलब कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2, ये हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। तो अपने फॉर्मूला की जो बुक है उसमें आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अलग अलग एंगल्स पे आपको वैल्यूज़ याद करनी है। ठीक है, साइन 0 डिग्री, साइन 30, साइन 60, साइन 45, साइन 90, वैसे ही कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90 एंड लाइकवाइज जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनकी वैल्यूज़ को आपको याद करके रखना है, तभी जाके आप डायरेक्टली इस एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ठीक है, फिर
आज का सेशन यहीं एंड होता है। अगर मेरी एफ़र्ट आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और मेरा एम सिर्फ यही है कि आप टेक्निक सीखिए जिससे कि एग्ज़ाम में 25 में 25 क्वेश्चंस आपके बने और आप जो है आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू।